हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को किस तरीके से हम समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है इस प्रवेश परीक्षा के दौरान जो काफ़ी स्कोरिंग है और साथ में थोड़ा सा नया भी है, क्योंकि इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें कम पढ़ी होती हैं। हालांकि व्यवहारिक जीवन में हमने ये सारी चीज़ें सीखी होती हैं कहीं ना कहीं से, छोटे छोटे मोमेंट्स से। कुल मिलाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड, अध्यापन योग्यता या शिक्षण अभिरुचि, जो भी इसको नाम दें, उस विषय का या इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक बनने के लिए जो मूलभूत गुण आपके अंदर होने चाहिए या जो एक समझ, बेसिक समझ होनी चाहिए, वो क्या है। तो ऐसे ही इसमें प्रश्न आएंगे और इनको सॉल्व करने के लिए, इनको उत्तर लगाने के लिए, टिक लगाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें क्या है, थोड़ा सा मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन जब भी आए, ठीक है, तो इसका सेक्शन जब भी आएगा हमें कुछ चीज़ों को या कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। वो इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, ये एक तरीके से मैंने शुरू में ही बताया कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। 50 में से आप एटलीस्ट 40 प्लस, और जो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे वो 45 प्लस इसमें ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और इजी टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा सा आपको समझना है। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी इसकी क्लास या वीडियो में अपलोड करता हूँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सा भूमिका में ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि क्या बातें आप ध्यान में रख सकते हो। जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करो तो आपका जो माइंड होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसी के तहत इसको सॉल्व कीजिएगा। कहने का मतलब हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, मोस्ट एप्ट आंसर को ढूंढना है जो सबसे उपयुक्त होगा उस सिचुएशन में। कहने का मतलब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कार्य में हमें सकारात्मकता देखनी है, ठीक है, पॉजिटिविटी। और कुछ पॉइंट्स आप ये याद रख सकते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन आए, मान लीजिए बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा, तो जो गलती होगी या जो कमी होगी वो शिक्षक में होगी। कुल मिला करके ये समझिए कि अगर कोई भी चीज़ हो रही है, मान लीजिए बच्चा नहीं सीख रहा है या किसी गलत आदत में पड़ चुका है, या उसको समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ भी अगर चीज़ घटित होती है वो सब किसकी गलती होगी, शिक्षक की गलती होगी। उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों का मन कक्षा में नहीं लग रहा है, कक्षा को अवॉइड कर रहे हैं, लेट से आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें क्या हैं, शिक्षक की गलती है। यानी कि शिक्षक को उसको बेहतर ढंग से समझाना है। और कहते भी है ना, मान लीजिए जो छात्र अगर कुछ गलत काम करता है तो ये किसकी कमी को दर्शा रहा है कि शिक्षक ने उसको सही मार्गदर्शन नहीं दिया, उसको जो है प्रेरणा नहीं दे पाया। तो ये चीज़ समझिए, कुल मिलाकर के बदलाव लाना है शिक्षक को। तो इस तरीके से देखना, क्वेश्चन में कई बार ऐसे सिचुएशन आएगी जहां पर ऐसा लगेगा आपको कि डायरेक्टली कि यहाँ पर तो बच्चे की गलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या देखना है कि शिक्षक कैसे या किस तरीके से, किस प्रकार से उसमें पॉजिटिविटी ला पाए, उसको बदल सके, उसको सही मार्गदर्शन दे पाए। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो हमेशा ये मान के चलो कि शिक्षक ही गलत है और बच्चे हमेशा सही होंगे। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ाएं तो वो बच्चों के हित में होनी चाहिए, बच्चों के लिए रुचिकर होनी चाहिए, बच्चों की अभिरुचि के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चों का मन ही नहीं है तो उस तरीके की वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपनी नहीं है। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब ये है कि बच्चे की जो आवश्यकता है उस एज पर, उसकी सोच के अनुसार, उसकी जो अभिरुचि है उसके अनुसार वो चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन बातों को ध्यान में रखेंगे। बाकी हम देखते हुए चलेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको सीखना है। इसके लिए आप सारे पीवाईक्यूज देखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के, या फिर अगर कोई बुक वगैरह लेनी हो तो आप ले लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक वगैरह दे दूंगा, वो बुक अगर लेना चाहते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो तब लीजिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। पीवाईक्यूज से ही लगभग लगभग आपका काम बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब किसी भी चीज़ को हम तब समझ पाएंगे ना कि जब वो चीज़ हमें एक्चुअल में पता हो। तो टीचिंग क्या है जब हम वो जान पाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, ठीक है। टीचिंग क्या हुई, किसी को सीखने के लिए प्रेरित करना
या उसको जो नॉलेज एक्वायर करना है उन सभी में उसकी हेल्प करना। ठीक है, तो टीचिंग क्या हुई, किसी को सीखने में मदद करना, आसान शब्दों में समझिए। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग समवन टू गेन नॉलेज और टू लर्न समथिंग। ठीक है, तो ऐसे आप समझो कि किसी को कोई भी चीज़ सीखनी है, चाहे वो ज्ञान लेना हो या कुछ भी सीखना है, तो वो फैसिलिटेट करना, उसको हेल्प करना, वो टीचिंग का एक कार्य है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, देखो अब इनमें से देखते हैं। टू गिव इंफॉर्मेशन, टू मेंटेन डिसिप्लिन, टू डेवलप रीजनिंग पावर और टू हेल्प स्टूडेंट पास द एग्जाम। देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने शुरू में क्या बोला कि सबसे एप्ट आंसर, क्योंकि इसमें ऐसा लगेगा आपको कि सारे उत्तर सही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे उपयुक्त होगा, उसको आपको टिक करना है। अध्यापन में जानकारी देना होता है, इन्फॉर्मेशन देना, अनुशासन बनाए रखना, ये भी हुआ, परीक्षा पास करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे एप्ट होगा कि तर्क शक्ति विकसित करना, उसके अंदर एक रीजनिंग पावर जो है वो डेवलप करना, ताकि वो भविष्य में कोई भी निर्णय हो खुद से ले सके। यही तो शिक्षक का एक रोल है, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गाइड के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। अध्यापन के साथ एक चीज़ और रिलेट की जाती है, दैट इज लर्निंग। लर्निंग क्या हुआ, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, टीचिंग में क्या हुआ कि किसी को मैं सिखा रहा हूँ कोई चीज़, ठीक है, गाइड कर रहा हूँ। तो लर्निंग में क्या होगा, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, इसमें हमें गेन करना है, टीचिंग में हम उसको दे रहे हैं या समझा रहे हैं या उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बीएड में एंटर करोगे, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इन्हीं क्वेश्चनों से जो है सामना करना पड़ेगा। इन्हीं क्वेश्चनों का क्या, कि व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ टीचिंग, व्हाट इज़ एजुकेशन, इस टाइप के क्वेश्चन कंपेयर करना पड़ेगा, वो आप अपने शब्दों में वहाँ पर बताओगे। तो धीरे धीरे अच्छे से डिटेल में आप सीख जाओगे। ठीक है, आई होप कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ टीचिंग, यानी कि अध्यापन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट होगी, ये हमारा हो जाएगा छात्र, ऑप्शन बी। मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो सारी चीज़ें छात्र के अकॉर्डिंग ही होगी। तो अध्यापन तो छात्र से ही रिलेटेड है ना, मान लीजिए छात्र ही नहीं होगा तो क्या अध्यापन। ठीक है, सीखने वाला ही नहीं है तो फिर अन्य चीज़ों का क्या मतलब, शिक्षक का क्या मतलब, पाठ्यक्रम का क्या मतलब, अनुशासन का क्या मतलब, सारी चीज़ें इसी से तो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, केंद्रित करना, संसाधनों का प्रबंधन करना, सीखने के वातावरण को अनुकूल बनाना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि टू क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि सीखने के वातावरण को अनुकूल बनाना ही क्या होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट, द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, यानी कि अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया का मूलभूत तत्व क्या है। टीचर छात्र की अंतःक्रिया, यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन है, वो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर जो है प्ले करती है, क्योंकि इसी से बच्चे में इन सारी चीज़ों का विकास होता है। आप कभी भी देखना, जब टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन अच्छा हो तो वो कक्षा भी अच्छी होती है, लोग बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए आतुर रहते हैं। मान लीजिए इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो, तो फिर देखना आप, बच्चे भी टीचर को अवॉइड करते हैं, सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं। तो कुल मिलाकर के शिक्षक और छात्र की अंतःक्रिया अच्छी होनी चाहिए सीखने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिकम अ टीचर, टीचर बनने के लिए सबसे आधारभूत आवश्यकता क्या है। शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों के कक्षा प्रबंधन के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान, अच्छी अभिव्यक्ति। देखिए वैसे तो सारी चीज़ें ठीक हैं कि आपको जो अभिव्यक्ति है वो भी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षण में रुचि तो होनी ही चाहिए, छात्रों के कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन जो मेन मूलभूत है, आधारभूत है, वो है विषय का ज्ञान। इनके आपको विषय का ज्ञान हो, उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं। तो देखिए अगर आपको सारे पीवाईक्यू चाहिए जनरली, तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो भी बीएड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर वीडियोस बना रखी हैं, और पीवाईक्यूज आंसर की फॉर्मेट में, डिटेल सॉल्यूशन के फॉर्मेट में पिछले 1-2 सालों से अपलोड कर रखे हैं, और आंसर की या अन्य फॉर्मेट में आपको पिछले 2021, 22, 19 के भी मिल जाएंगे। बाकी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं हर यूनिवर्सिटी के, श्रीदेव सुमन, एचएनबीजेयू, आपका कुमाऊं, ठीक है,
तो सभी की अलग-अलग प्लेलिस्ट है, उनसे भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। बाकी चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। हिंदी के लिए मैंने स्पेशली बोला है कि आप मैराथन वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और हमारी आने वाले समय में क्लासेस से जुड़ना चाहोगे, तो आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ पाओगे। जैसे ही फॉर्म आएंगे हम इस पर अपडेट दे देंगे। फिलहाल आप अगर कुछ भी जानना चाहते हो किस तरीके से तैयारी करें, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। 59 प्लस की है, मेरा नंबर आपको दिख जाएगा एंड देन फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर सारे पीवाईक्यूज एक साथ इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी डिस्कशन है आप पूछ पाओगे, ठीक? अब मेंबरशिप कैसे लेनी है, तो सिंपली जॉइन पर आपको क्लिक करना है। जॉइन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिख जाएगा 59 प्लस में आपको बहुत सारी वीडियोस भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको इनमें से लेना हो वो ले सकते हो। विच इज द मोस्ट डिजायर्ड स्किल इन अ टीचर, यानी कि शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? तो सबसे वांछित कौशल क्या होगा? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम का पूरा करना, शिक्षा के समय छात्रों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रखना, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारी को सूचित करना। तो शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र को समझ में आना, ठीक है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है। अब जो मैं ये पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, अगर इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा, या जो एग्ज़ाम है आपका एंट्रेंस, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, तो इसकी कोई सार्थकता रहेगी ना, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो सेम वही चीज़ है, शिक्षण या शिक्षण कौशल में जो वांछित कौशल है, शिक्षक जो बता रहा है वो बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सक्सेसफुल टीचर इज वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, whose class results are 100%, who is accessible to students, who has articles published in reputed magazines। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सबसे एप्ट लग रहा है, जो छात्रों के लिए अभिगम्य हो, या एक्सेसिबल का मतलब क्या हुआ कि छात्र उन तक पहुंच पाए, ठीक है, अपनी चीज़ें शेयर कर पाएँ, कोई क्वेश्चन पूछ पाएँ, जहाँ पर भी डिफ़िकल्टीज आती हैं वो शेयर कर पाएँ, तो वो टीचर सबसे क्या होगा? सफल होगा, क्योंकि वो बच्चों को अच्छे से समझ पाएगा और चीज़ें अच्छे से बता पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एनसीईआरटी एस्टेब्लिश्ड? तो 1961, ठीक है, सितंबर 1961 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे एनसीटीई 1993 एक्ट 1993 था और स्थापना 1995, ठीक है, तो इस तरीके से जो शिक्षा से रिलेटेड संस्थाएं हैं, यूजीसी, ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र केंद्रित जो एजुकेशन है उसका मतलब क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन का, शिष्यों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, शिष्य तथा शिक्षक दोनों की पसंदीदा शिक्षा, शिष्यों की आवश्यकताओं आकांक्षाओं के अनुकूल। मैंने शुरू में ही आपको बताया ना कि जो अभिरुचि है या फिर जो आपका क्या है, नीड्स और आकांक्षाओं के अनुसार जो शिक्षा होगी, दैट विल बी कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड। तो वही चीज़ है कि जो शिक्षकों की आवश्यकताओं को देखे, एज ग्रुप को देखे, उनकी आकांक्षाओं को देखे, ठीक, उनके लिए जो अनुकूल बेस्ट सूटेड होगी, दैट विल बी कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर्ड। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन सूटेड टू द नीड्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये कहलाएगी ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CAI इज द एब्रीविएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो देखिए इसका जो एब्रीविएशन या फुल फॉर्म क्या होगा? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ क्लासरूम डिसिप्लिन इज सामाजिक समानुरूपता, यानी कि सोशल कॉन्फॉर्मिटी, स्वनिर्देशन सेल्फ डायरेक्शन, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, या एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो क्लासरूम में आपका अनुशासन होना चाहिए वो स्वीकार करने योग्य कक्षा व्यवहार होना चाहिए, कि क्लास में किस तरीके से आपको रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी कॉल अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का परिणाम किसे कह सकते हैं? अब पहला ऑप्शन देखिए, इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस कई बार क्या हो सकती है? इनेट हो सकती है, ठीक, जो पहले से हो, अंतर्निहित, ठीक, बुद्धिमत्ता। मेच्योरिटी, देखिए जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या जैसे जैसे एज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, तो मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है, तो ये भी ओवरऑल डेवलपमेंट के कारण होता है, ठीक है, मतलब सिर्फ अधिगम से ही नहीं। तो ये दोनों, ठीक। फिर स्किल और मेमोरी, तो मेमोरी आप जानते हो, स्मरण शक्ति, सीखने, किसी भी चीज़ को हम जब सीखते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्मरण शक्ति, और ये पहले से भी होती है और बाद में और इसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो स्किल है,
स्किल हमारा सीखने का परिणाम होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, देखिए अन्य में मैंने ये बताया ना कि पहले से भी होती है। अब जो स्किल है वो जनरली आप जब किसी चीज़ को सीखते हो तभी आती है। आप ड्राइविंग सीखते हो तो वो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पहले से थी, इनेट थी, ठीक, वो आपने बाद में सीखी ना, तो इस तरीके से आप समझिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टीचेज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा का व्यवहारिक ज्ञान कौन सिखाएगा, तो भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ स्टूडेंट डज नॉट गिव द करेक्ट आंसर इन द क्लास, व्हाट शुड बी द रिएक्शन ऑफ अ टीचर, यानी कि मान लीजिए कोई प्रश्न आप बच्चे से पूछते हो, वो उत्तर नहीं दे पाया, तो क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। द स्टूडेंट शुड बी मेड टू रियलाइज बाई कर्जिंग, द स्टूडेंट शुड बी एक्सप्लेन वाई द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, तो यही सबसे उत्तर है, यानी कि छात्र को गलत उत्तर क्यों है समझाना चाहिए। ठीक, अब लग रहा होगा कि अब देखिए ये भी होता है कई बार व्यवहारिकली, अगर हम देखें हम किसी और बच्चे से पूछते हैं, अगर उसको भी नहीं आता है तो फिर हम उस तरीके से समझाते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, बट देखिए सबसे एप्ट की बात है यहाँ पर ऑप्शन में से तो यही होगा कि हमें बताना चाहिए कि वो उत्तर क्यों गलत है, एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, या फिर उसके बाद हम उससे आसान सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए स्टूडेंट आस्क्स अ क्वेश्चन टू द टीचर इन द क्लास फॉर विच द टीचर डज नॉट हैव अ करेक्ट आंसर, देन व्हाट शुड द टीचर डू इन सच अ सिचुएशन। मान लीजिए आप बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको वो उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कौन सी ट्रिक आप अपनाओगे। ठीक है, एनी आंसर शुड बी गिवन जस्ट टू सेटिस्फाई स्टूडेंट, कुछ भी बोल दो। Tell the student not to ask too many irrelevant questions. Tell the student that the correct answer will be given later. The student should be encouraged to find the correct answer himself. देखिए, तो इसके लिए क्या होगा, ये सबसे अप्ट होगा कि छात्र को कह देंगे कि इसका उत्तर बाद में देंगे, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है तो ये सिंपली आप कह सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद हम या ये कह सकते हैं कि इसका डिटेल में मैं पूरा आपको बताऊंगा, तब तक आप प्रयास करो। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये कहोगे कि ऐसे अप्रासंगिक क्वेश्चन, इररेलेवेंट क्वेश्चन मत पूछा करो, तो फिर अगली बार से वो पूछेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए बच्चों का तो काम ही है क्वेश्चन पूछना, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, तो आपको उत्तर देना है। इनफैक्ट टीचर का काम ही है कि बच्चों को प्रेरित कर सके कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र प्राय कक्षा में देरी से आता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे। तो छात्र के माता पिता व प्राचार्य को सूचित करेंगे, उदाहरण स्थापित करने के लिए उस छात्र को प्रताड़ित करेंगे, देरी से आने के कारणों का पता लगाएंगे और ये जानेंगे और फिर उसका समस्या समाधान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर आगे से बोलेंगे कि इस तरीके से आप लेट मत आइएगा, यह बात ध्यान देने योग्य नहीं, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जब नियमित रूप से बहुत सारे छात्र परीक्षा में विफल हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि शिक्षा प्रणाली विफल हुई, शिक्षक विफल हो गए, पाठ्य पुस्तकों की विफलता या छात्रों की व्यक्तिगत विफलता। तो ये होगा क्या, एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड, यानी कि अब एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छात्र, टीचर, पूरा पाठ्यक्रम, प्रबंधन, पूरी एक प्रणाली आती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि जो पूरी शिक्षण प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, वही विफल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इज डायरेक्टली ऑफ, यानी कि जो शिक्षक शिक्षा, ये ध्यान रखना शिक्षक शिक्षा की बात कही गई है, तो NCTE हो जाएगा। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अभी मैंने आपको बताया 1993 का एक्ट, 1995 में स्थापना। ठीक, NCERT 1961, अभी एक क्वेश्चन भी आया था आई थिंक। UGC 1953, लेकिन जो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था वो 1956 में मिला था। तो ऐसे याद रख सकते हो, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हायर एजुकेशन को देखती है। अब NEP के तहत इनमें चेंजेस हो रखे हैं, वो हम किसी सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड वॉज तक्षशिला, इनमें से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वर्तमान में ये कहाँ पर है, आपका पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, काशी भी था, बट सबसे जो ज़्यादा फेमस क्या क्या थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। नेक्स्ट, वेस्टेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ एजुकेशन, तो ये एजुकेशन है आपका प्राथमिक शिक्षा। अब देखिए, अपव्यय या अवरोधन,
ठीक है। वेस्टेज या ऑब्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं? वेस्टेज तब होता है जब मान लीजिए छात्र ड्रॉप आउट हो जाता है। कोई छात्र आता है स्कूल में और वो 5वीं पास करने से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसको हम वेस्टेज कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन या इसको स्टेग्नेशन भी कहते हैं। क्या? स्टेग्नेशन भी कहते हैं, अवरोधन। ठीक। इसमें क्या होता है कि बच्चा पास नहीं कर पाता कुछ क्लास को। ठीक है। जैसे मान लीजिए वो 2 में पढ़ता है तो 3 में नहीं जा पा रहा है, 2 में ही वो 1 साल से ज़्यादा पढ़ रहा है, 1 साल से ज़्यादा बार जब उसी कक्षा में रखना पड़ रहा है, तो उस फेल्योर को कहते हैं हम अवरोधन। ठीक है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है। हरतोग आयोग, ठीक है, हरतोग आयोग से ये संबंधित है 1929 के टाइम में, थोड़ा सा याद रखना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में शामिल है। OBB, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 2 बड़े कमरे ये शामिल थे, श्यामपट्ट व मानचित्र ये भी शामिल थे, चार्ट व खेल सामग्री ये भी शामिल थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए OBB आपका 1986 जो NEP आई थी उसके तहत ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इम्पोर्टेंट में आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय विच डोमेन। देखिए ये बीएड में आप पढ़ोगे, थोड़ा सा मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये होता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक। अब इसमें क्या है कि जो 3 आपके डोमेन हैं, कौन कौन से, ये रिवाइज्ड है। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसमें अलग था। अब देखो, रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन। अब देखिए कॉग्निटिव का मतलब हुआ ज्ञान से संबंधित। सिंपल, आप जो भी चीजें सीखते हो वो ज्ञान में जो चीजें हैं, कोई भी चीज आप नॉलेज ले रहे हो, चीजें फैक्चुअल सीख रहे हो, तो वो ज्ञान में आती है। ठीक। मेमोरी बेस्ड। अब इसमें भी इसके भी सब डोमेन है, ये डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, इस तरीके से ये ऊपर को जाता है। ठीक। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर में आप ऐसे समझो कि जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो वो इसके अंतर्गत आएगा, क्रियात्मक। ठीक है। अब कुछ नॉलेज आपने ली, उस नॉलेज का प्रयोग करके आपने कुछ उसको प्रैक्टिकली सीखा अपनी स्किल सेट में, तो उसको हम साइकोमोटर डोमेन कहेंगे। अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक, भावनात्मक। ठीक है। फीलिंग से रिलेटेड, वैल्यूज से रिलेटेड चीजें, जो डोमेन या जो चेंजेज आपके अंतर्गत आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से आप डिटेल में बीएड में पढ़ोगे, बट यहाँ पर इतना जान लो बस। ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक किस क्षेत्र के, किस ज्ञान क्षेत्र के प्रतिबिंबित होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉग्निटिव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल चीजें। 126, ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एजुकेशन एंड टीचिंग आर द सेम कॉन्सेप्ट। देखिए ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन एक वाइडर या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। टीचिंग इज लेस वाइडर और वी कैन से लेस ब्रॉडर देन एजुकेशन। या हम टीचिंग को ऐसा कह सकते हैं, इट इज अ एक्टिविटी और वी कैन से इट इज अ टाइप इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसमें एक टाइप है, एक तरीका है कि कैसे टीचिंग होती है। एजुकेशन है वो क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम वैल्यूज सीखते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें सीखते हैं एजुकेशन के अंतर्गत। लेकिन टीचिंग क्या हो जाएगा, उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, सेम है, ये गलत हो जाएगा। ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया, और हमें असत्य कथन ही ढूंढना था, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार बी सी डी को भी देख लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग। बिल्कुल है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया कि क्या इसमें बेसिक अंतर है। एजुकेशन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। देखिए वही चीज मैंने आपको बोला ना, एजुकेशन क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर है, और जो टीचिंग है वो उससे कम है। ठीक है। सीखने के लिए, जैसे मान के चलो कि एजुकेशन एक सुपर सेट है, तो उसका जो सबसेट होगा वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग होगी, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन मीन्स, यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसके
सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है? सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ कि सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आप ये मान के चलो कि जैसे टीचर है, स्कूल है, या जो भी मटेरियल्स हैं, शिक्षण सामग्री है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। तो ये क्या होगा, सभी के लिए है ना ये यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब प्रोविजंस का यूनिवर्सलाइजेशन। तो ए तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बी क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नामांकन की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब सभी को चीजें मिलनी चाहिए। तो जो भी एलिजिबल हैं, दोज हु आर एलिजिबल, वो क्या कर सकते हैं, उनको एनरोल किया जा सकता है या वो नामांकन कर सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। यही इसका अर्थ है। तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल एप्ट होगा, सही होगा। फिर देखिए सी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। अब रिटेंशन क्या है, रिटेंशन का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने एनरोल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वहां टिके भी रहना है, ठीक है। टिके रहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया, तो फिर आपको पूरी शिक्षा लेने के बाद ही छोड़ना है, ये भी आपका होना चाहिए। तो इन सभी की सार्वभौमिकता इसका संबंध है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता से अभिप्राय इन तीनों से है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि मैक्सिमम टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा होता है कि जहां पर अगर ऑल ऑफ द अबव आ रखा है ऑप्शन में, तो आप ये मान के चलो कि 100 में से 90 बार वो क्या होगा, सही होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 टाइम होगा, लेकिन 90 बार आप सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर, यानी कि एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता बिल्कुल होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स बिल्कुल ये भी होगा। हम किसी को टीचिंग करते हैं, एक शिक्षक है, मान लीजिए वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो उसके अंतर्गत जो स्किल्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स वो होना चाहिए ना, तभी तो उसकी सार्थकता बनी रहेगी। फिर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, बिल्कुल जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी भी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये पता लगना चाहिए कि पीवाईक्यूज में क्या पूछा जाता है बीएड एंट्रेंस में या डीएलएड एंट्रेंस में, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या हमें सीखना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ठीक हो रही है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा 128 का, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान डिसाइडेड, यानी कि जो एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान, वो कब डिसाइड किया गया था? थोड़ा सा शब्दों में जाना, डिसाइड आपका किया गया था 2000 में। तो गिवन ऑप्शन में से 2000 सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए अगर 2001 दिया होता और ये पूछा जाता कि कब शुरू हुआ, तो 2001 सही उत्तर हो जाता। ये बेसिक डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या था कि आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री में दी जाए, 6 से 14 की आयु वर्ग के जो सारे बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। देखिए एक चीज समझिएगा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 2002 में, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा, एक शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, जो कि एक मूलभूत मौलिक अधिकार होगा, अनुच्छेद 31A के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा याद रखना आप, ठीक है। फिर उसके लगभग आप ये मान के चलो कि 2002 में ये शुरू हुआ और 2009, ठीक है, 6 साल बाद आरटीई एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आरटीई एक्ट अगर पूछा जाए तो 2009 शुरू कब हुआ था, अप्रैल 2010 से, लेकिन एक्ट 2009 का था, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं जो काफी बार पूछे जाते हैं, ये ध्यान में आपको थोड़ा बहुत रखना होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपने समझ लिया, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, हाउ शुड डिसिप्लिन बी मेंटेन इन स्कूल, यानी कि जो स्कूल में अनुशासन किस प्रकार बनाया जाना चाहिए। बाय गिविंग पनिशमेंट, ठीक है,
मैंने आपको क्या बोला था कि इसमें आंसर वो होता है जो सबसे एप्ट हो और बच्चे के फायदे के लिए हो। तो वो तो पहला तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा कि आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा, बाय गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोरिंग विद हेल्प ऑफ पेरेंट्स, यानी कि इग्नोर वगैरह भी नहीं कर सकते। तो सबसे एप्ट क्या होगा, ऑप्शन बी, बाय गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी देकर, ठीक है। यानी कि उनको जिम्मेदारी दे करके हम अनुशासन बनाए रख सकते हैं। आप खुद पर सोचिए ना, खुद पर इम्प्लीमेंट कीजिए। आप जब घर में होते हो, आपके पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, तो फिर आपके मन में फालतू ख्याल आते हैं। लेकिन जब आप बिजी हो जाते हो, द मोमेंट यू गेट बिजी, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फालतू चीजें नहीं सोचते हो और आपका मन उसी काम में फोकस रहता है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, एज अ टीचर इन द क्लास यू कैन मोटिवेट स्टूडेंट बाय इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, एग्जाम्पल्स, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। तो अगेन ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए, इंस्ट्रक्शन दे करके भी आप समझा सकते हो, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड से भी, एग्जाम्पल से भी, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, कुछ ग्रुप डिस्कशन या कोई भी आप एक्टिविटी स्टार्ट करके कर सकते हो। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये पूछा होता ऑल ऑफ द अबव नहीं होता और ये पूछा होता कि सबसे अच्छा क्या है, तब हम फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द नेशनल लेवल टीचर एजुकेशन इज मैनेज बाय। देखिए, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा का प्रबंधन किया जाता है, एनसीटीई द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। एनसीटीई मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, पिछली वीडियोस में भी मैंने काफी बार बताया होगा, तभी मैं पीवाईक्यू देखिए बोलता हूँ, ठीक है। 1993 का एक्ट था और 1995 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि पूर्ण रूप से लागू हुआ, ठीक। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। क्या है ये, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। ऐसे एनसीईआरटी का क्या हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। फिर आता है एआईसीटी। देखिए, एनसीईआरटी 1961, सितंबर 1961 याद रखना। फिर आपका एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टीई मतलब टेक्निकल एजुकेशन, क्या, टेक्निकल, ये भी ध्यान रखना। फिर ये आपका 1987 है, ठीक है। तो पहले ये एक 1946 के समय क्या थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइजरी, ठीक है। उसके बाद 1987 में क्या बनी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनेंगी, इनकी स्वायत्त संस्था, ठीक। यूजीसी आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हायर एजुकेशन के लिए 1956 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेस्ट शुड बी गिवन टू स्टूडेंट टू। देखिए, जो आवधिक यूनिट टेस्ट होते हैं या पीरियोडिक टेस्ट जिनको कहते हैं, वो दी जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पता लग पाए कि क्या उनका फीडबैक है, कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है, उनको डायग्नोस किया जाए। तो टेक करेक्टिव मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक फ्रॉम द रिजल्ट, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट वगैरह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सारी प्लेलिस्ट वगैरह हैं जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आप मेंबरशिप लेकर के जुड़ें, लाइव क्लासेस जब भी होंगी फॉर्म आने के बाद, और साथ में पीवाईक्यूज वगैरह अभी से तैयारी करें, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। 59+ मेंबरशिप आप लेकर के जुड़ सकते हैं, फिर आपको मेरा नंबर दिख जाएगा। उसके बाद आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, जहां पर आपको सारे पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह और सारा सपोर्ट वहां पर मिलेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी इन फ्री ग्रुपों से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको पीवाईक्यूज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स नीड टू बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज, यानी कि जो प्राथमिकता है लड़कियों की शिक्षा को दी जानी चाहिए, क्यों, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, गलत, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। गर्ल्स आर फीवर इन नंबर देन बॉयज, ये भी जरूरी नहीं है। गर्ल्स हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बॉयज इन द पास्ट, तो मतलब ये कोई कारण थोड़ी ना हुआ कि पिछले साल, मतलब पास्ट में बहुत में ये हुआ था तो अब ये करेंगे, नहीं, ठीक है। गर्ल्स कैन लीड सोशल चेंज, अगर बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। देखिए, पहले मान लीजिए आपका एक हाथ काम कर रहा था, अब आपके दोनों हाथ प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो फायदा किसमें है, ऐसे समझिए। तो दोनों को ये मौका दिया जाना चाहिए कि सोशल चेंज करें, ठीक है, ये चीज है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी सपोर्ट। देखिए,
एक मायने में हो सकता है, बट मेन क्या है उसको हम देखेंगे। सबसे एप्ट, हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक टीचर का जो दृष्टिकोण होगा वो अच्छा ना हो, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, ये तीनों क्या है, सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी क्या होना चाहिए, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, यानी कि शिक्षकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए कि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रेस के, इक्वलिटी के साथ पढ़ाएं, सभी को समान क्या दें, अवसर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ स्कूलिंग शुड बी, यानी कि जो मेन एम होना चाहिए स्कूलिंग का वो क्या होना चाहिए। देखो, हाई पास परसेंटेज ये भी होना चाहिए, बट ये सेकेंडरी होगा। कंप्लीशन ऑफ कोर्स इन टाइम, ये भी सेकेंडरी होगा। वैसे तो आप पढ़ते हो तो कोर्स का पूरा होना जरूरी है। फिर एक्विजिशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट, यानी कि जो उनमें दक्षताएं हैं वो उनका अर्जन, एक्विजिशन, ठीक है। सबसे एप्ट या सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा डिसिप्लिन लाइफ ऑफ स्टूडेंट। देखिए, अगर आपका जीवन डिसिप्लिन्ड है तो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट या मेन क्या हो जाएगा, छात्रों का अनुशासित जीवन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज शुड बी लीस्ट फॉलोड इन डीलिंग विद द इनडिसिप्लिन ऑफ अ स्टूडेंट। मान लीजिए कोई इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, उसके लिए सबसे लीस्ट फॉलोड जो तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रतिशोधात्मक, रिट्रीब्यूटिव, एग्जाम्पल, रिफॉर्मेटिव, प्रिवेंशन। हाँ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर आप उसको मारोगे, मान लीजिए प्रतिशोध करोगे, उसका प्रतिशोधात्मक होगा, तो उससे फिर थोड़ा सा वो हीन भावना का शिकार होता है, रिवेंज की भावना उसमें डेवलप होती है, ठीक है। तो ये गलत है, सबसे कम उपयोग में लाना चाहिए एक लिमिट के बाद, ठीक। एग्जाम्पल में क्या होगा कि उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ये रिफॉर्मेटिव में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन में हम पहले से ही निवारण उसका करेंगे कि ये चीजें नियम वगैरह बना देंगे, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट, प्राइवेटली मैनेज स्कूल्स आर जनरली प्रिफर्ड बाय पीपल बिकॉज, क्यों, आपने देखा होगा ना, आप गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हो ऑनेस्टली, फिर उसके बाद जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो फिर हम प्राइवेट में डालते हैं, जबकि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट टीचर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्वालिफाइड है, मतलब उसके अंदर क्वालिटी तो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उसने भाई एक एग्जाम पास करके आया है, वो टॉप यानी कि क्रीम आ रखा है। बट फिर भी ऐसा होता है, तो ऐसा इसका कारण क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये बेसिक कारण नहीं है। दे इंश्योर क्वालिटी थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो मॉनिटरिंग है, मैनेजिंग है, वो सबसे ज्यादा वहां होता है, ठीक है। तभी आप देखते होंगे ना, क्या बना देते हैं, कोलू का बैल बना देते हैं टीचर को, प्राइवेट टीचर को वहां पर, ठीक है। बच्चों के लिए तो अच्छा है, लेकिन टीचर को बहुत ज्यादा काम दे देते हैं। पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग भी देखना है, सारी चीजें ए टू जेड चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ऐसा देख सकते हैं, मॉनिटरिंग ज्यादा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर शुड वेल वर्स विद थ्योरीज ऑफ लर्निंग बिकॉज, यानी कि जो अधिगम के सिद्धांतों को अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, टीचर को समझना चाहिए। क्यों, यह शिक्षक को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को जानने में मदद करता है, यह शिक्षक को शिक्षार्थी के दृष्टिकोण और रुचि को समझने में मदद करता है। तो जहां पर भी रुचि आ जाए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये बच्चों का क्या दृष्टिकोण है, उनकी रुचि क्या है, वो समझने में मदद करता है कि किस एज में बच्चे क्या चाहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस असेसमेंट प्राइमरीली सपोर्ट्स, यानी कि जो सतत मूल्यांकन होता है, क्या सतत मूल्यांकन क्या सपोर्ट करता है, तो ये आपका केवल अंतिम उपलब्धि नहीं, तभी तो सीसीई आया था, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ताकि साल भर मूल्यांकन होते रहे, सीखने के दौरान सहायता ही, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी एक चैप्टर के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, अगर हम सतत मूल्यांकन करेंगे साल भर, तो हम वहीं पर फिगर आउट कर लेंगे ना कि यहाँ पर दिक्कत है। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ समेटिव असेसमेंट होता, लास्ट में एग्जाम होते, तो उससे फिर लास्ट का ही देखा जाता है, एक अंतिम निर्णय ही पता चलता है, तो ये चीज हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि टीएलएम का यूज क्यों करते हैं। अभी जैसे देखिए, मैं पीडीएफ का यूज भी कर रहा हूँ, मैं कैमरे का यूज भी कर रहा हूँ, ये भी एक तरीके से टीएलएम में आएंगे। जब मैं प्रेजेंटेशन करूंगा पावर पॉइंट का, तो वो भी टीएलएम में आएगा। यानी कि ये क्या हुआ, शिक्षण अधिगम के समय जो चीजें प्रभावित करती हैं या सहायता करती हैं शिक्षण को, बस वही ये टीएलएम होती है। तो देखिए, टू एंगेज टीचर्स टाइम,
अनुभवों को समृद्ध और अवधारणाओं को स्पष्ट करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टू एनरिच एक्सपीरियंसेस एंड क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट, ये देखिए जो क्लैरिटी होगी, क्लैरिफाई करेगा कॉन्सेप्ट का, वो सबसे अच्छा है ना। अब मैं पीडीएफ में कुछ चीज को देख भी पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ, बहुत आयामों से मैं उसको समझ पा रहा हूँ, तब हम ज्यादा सीखेंगे। तो ऑप्शन बी इज टोटली मोस्ट एप्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स फ्री ई बुक्स, ऑडियो, वीडियो एंड अदर एजुकेशनल कंटेंट डिजिटली। तो ये है ई पाठशाला में ये चीजें मिलती हैं। आज आपका होमवर्क है, स्वयं, दीक्षा और ई पाठशाला पोर्टल पर जाइए और देखिएगा कि क्या क्या चीजें मिलती हैं, फिर उसके बाद आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वयं भी आपका 9 से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सारा जो कंटेंट वगैरह यहाँ पर मिलता है, लेक्चर्स वगैरह। देखिए स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो ये चीज इसका फुल फॉर्म है। दीक्षा का है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, दीक्षा, यहाँ पर भी आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसे फिर निष्ठा आता है, निष्ठा, निष्ठा टीचरों के लिए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जानना है, मैंने आपको बताया, आप इनकी वेबसाइट में जाना, पता लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। अब देखिए समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें आपका बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो जातिगत हो, रंग पर हो, या सीखने की क्षमता पर आधारित हो, या किसी भी आधार पर हो, सोशल या इकोनॉमिकल, किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर देते हुए एक साथ एक कक्ष में शिक्षा को ही क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक, तो इसका मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए, एक रूपता, बिल्कुल ये भी होना चाहिए, बट सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, एक्सेस, पार्टिसिपेंट और अचीवमेंट, यानी कि सभी के लिए एक्सेस हो, एक्सेसिबल हो, सभी को एक्सेस मिले, पार्टिसिपेशन सबका हो, अचीवमेंट सारी हो। तो ऑप्शन बी इज एप्ट। सेग्रीगेशन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पृथककरण की तो बात ही नहीं कर रहा ना। नेक्स्ट, चाहे वो गिफ्टेड हो या नॉन गिफ्टेड हो, एवरेज हो, हर किसी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेंटेन्ड बाय एनसीईआरटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सर्व्स कंटेंट इन 36 इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये क्या हो जाएगा, दीक्षा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनईपी 2020 जो 10+2 का सिस्टम था उसको रिप्लेस किससे किया गया, 5+3+3+4। ठीक है, प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज, इन पर मैंने काफी डिटेल में बात कर रखी है, तो उनको देख लेना। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच इंस्टीट्यूशन हैज टू बी एस्टेब्लिश फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो HECI फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिप्लेस करेगा UGC को। ठीक है, तो अभी ये होगा NEP 20 के अंतर्गत ये इसका निर्धारण किया जाएगा, यानी कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, द रोल प्लेइंग मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो किसके लिए, हिस्ट्री में ज्यादातर होगा ना। देखिए रोल, भूमिका निर्वाह, अब मान लीजिए मैं अगर 1857 की क्रांति पढ़ाना चाहता हूं, तो कोई एक मंगल पांडे बनेगा, कोई एक अंग्रेज बनेगा ऑफिसर, कोई एक उसका सहायक बनेगा। मतलब इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो अच्छे से सीख समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देगा, वो बेनिफिट देगा। इफ अ स्टूडेंट अपीयर्स ट्वाइस इन एन एग्जाम देन इट इज कॉल्ड टेस्ट, रिटेस्ट कहलाता है। ठीक है, ये बीएड में आप अच्छे से पढ़ोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरेक्टिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड, वर्कशॉप, मीटिंग, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए खुली छूट होती है ना, आप अपने साथ में ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी कर सकते हो। कई बार तो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक ही बच्चों से पूछा जाता है। तो ये टोटली क्या है, बाल केंद्रित, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हो, मुझसे कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन वाज इग्नू एस्टेब्लिश्ड। तो इग्नू आपका 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक, और अगर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाए कि पहला विश्वविद्यालय ओपन लर्निंग इंडिया में कौन सा खुला था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 1982 कलकत्ता, ऐसे याद रखना, ये पूछा गया तब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा।
सारे पीवाईक्यूज और जो चीजें ये मैं क्लासेस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें देखोगे, पीवाईक्यू देखोगे और बेसिक पढ़ोगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।